आधी रात के वक्त जब मुझे अचानक प्यास लगी तो मैं किचन में पानी लेने के लिए गई। किचन मौसी के कमरे के बिल्कुल बगल में थी, इसीलिए मैं जैसे ही किचन से पानी पीकर निकली तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें मौसी के कमरे से आती हुई सुनाई दी और आदत से मजबूर मैंने जब उस तरफ देखा तो मौसी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। और फिर मैंने अंदर जो नज़ारा देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। उनकी नौकरानी उस वक्त ऊपर नीचे उसके लंबे खुले बाल लहरा रहे थे। मेरा नाम रूपाली है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा मंगेतर जिस कंपनी में काम करता था मैंने उसमें नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था और 2 हफ्ते के अंदर ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आ गया। मेरा मंगेतर उसी शहर में नौकरी कर रहा था जहाँ पर मेरे मौसा मौसी रहते थे। इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि अभी मेरी शादी में कुछ महीने बाकी हैं और तब तक मैं उनके साथ ही उनके घर पर रह लेती हूँ और वहीं से अपनी नौकरी जारी रखती हूँ। मम्मी पापा की मुझे ये सलाह बिल्कुल ठीक लगी, इसीलिए मैंने मौसी को फ़ोन करके बता दिया कि मैं उनके घर रहने के लिए आ रही हूँ। इसके बाद मैं उनके घर पहुँच चुकी थी। मेरी मौसी और मेरी मम्मी की उम्र में काफ़ी लंबा गैप है। मेरे मौसा जी और मौसी अपने घर में अकेले ही रहते थे। घर क्या, उनके पास बंगला था। दरअसल वह बंगला मौसा के पिता ने अपनी एक एक पूंजी जोड़कर बनवाया हुआ था। मेरी मौसी का 8 साल का बेटा मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और यहाँ पर मौसी भी जॉब करती थी और मौसा जी का अपना स्टार्टअप था जिसे उन्होंने अभी कुछ सालों पहले ही अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू किया था। क्योंकि दोनों ही लोग कामकाजी थे इसीलिए उनके घर में एक नौकरानी भी लगी हुई थी। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि उनकी जो नौकरानी थी उसकी भी शादी हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो वह कहने लगी कि वह बिहार की एक फैक्ट्री में काम करता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सब बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मौसा और मौसी किसी बात से परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने इसीलिए मजाक में मौसा जी को चिढ़ाते हुए कहा कि क्या हुआ, क्या आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? इस पर मौसा जी कहने लगे कि अरे नहीं पागल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो बस हम लोग दिन रात अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि एक अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है। मैंने कहा हाँ, ये तो सही बात है। कॉर्पोरेट की नौकरी करना बहुत ही हेडेक वाला काम है, लेकिन आखिर किया भी क्या जा सकता है। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक औरत किचन से हमारे लिए खीर बनाकर लेकर आई। मैंने मौसी से पूछा कि यह औरत कौन है, तो मौसी कहने लगी कि ये हमारी नौकरानी शिवानी की माँ है। मैंने कहा कि लेकिन शिवानी तो यहीं है और वह अपना काम कर रही है, फिर उसकी माँ यहाँ पर क्या कर रही हैं? मौसी कहने लगी कि दरअसल तुम तो जानती ही हो कि हम दोनों मियाँ बीवी दिन रात अपने काम को लेकर व्यस्त रहते हैं और इस वजह से शिवानी जब भी घर का काम करने आती थी तो हमारी टाइमिंग की वजह से बहुत दिक्कत होने लगी थी। जब शिवानी घर पर काम करने आई तो तभी अक्सर मुझे अपने ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही होती थी। इसीलिए फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। मैं शिवानी को यहीं पर रहने को बोल दिया और वैसे भी घर तो पूरा दिन खाली ही बना रहता है और फिर इस घर में रहने की जगह की कोई कमी तो है नहीं। इसीलिए मैंने शिवानी और उसकी माँ को यहीं पर रहने के लिए कमरा दे दिया है। अब ये लोग परमानेंट यहीं पर रहते हैं और मुझे भी अब कोई फिक्र नहीं होती। मैंने उस वक्त शिवानी के सामने तो मौसी से यही कह दिया कि हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब बाद में मौसी मेरे कमरे में मुझसे बातें करने के लिए आईं तो मैंने उनसे कहा कि मौसी, वैसे तो कोई बात नहीं, आपने शिवानी को और उसकी माँ को घर में रहने की जगह दी, ये बहुत अच्छी बात है। पर शिवानी को अभी आपके घर में काम करते हुए सिर्फ 2 साल ही तो हुए हैं और आपने सिर्फ 2 साल के विश्वास पर उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। आप और मौसा जी तो घर से चले जाते हैं, फिर आपकी पीठ के पीछे घर पर क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में आपको क्या
कैसे पता चलेगा? मौसी कहने लगी कि रूपाली, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें शक की बीमारी है। इन 2 सालों में मैंने देख लिया है कि शिवानी एक बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ईमानदार भी है। इसीलिए मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। और फिर मैं अपने पर्सनल कमरे में तो ताला लगाकर ही जाती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मुझे मौसी की बात ठीक लगी। मैंने कहा, चलिए ठीक है, आपको जैसा सही लगे। मैंने अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और मैं अपने मंगेतर आनंद के साथ उस कंपनी में काम करने लगी थी। मैंने आनंद से कहा कि किसी दिन जब मौसी और मौसा जी घर पर होंगे तो तुम भी घर चलना और उन लोगों से एक बार मिल लेना। आनंद ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें सही मौका मिले तब मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। तकरीबन 1 हफ्ता ही हुआ होगा कि एक रात जब मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रही थी तो उसे पूरा करते करते मुझे रात का करीब 1 बज चुका था। लेटने से पहले मैंने सोचा कि पानी पी लेती हूँ, इसीलिए मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगी। जब मैं किचन में जा रही थी तब मैंने मौसा जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। उन आवाज़ों को सुनकर मेरा दिल बड़ी ज़ोरों से धड़क उठा। मैं चुपचाप किचन में चली गई और पानी पीकर जैसे ही बाहर निकली कि वह आवाज़ें और तेज़ हो चुकी थीं, जिससे अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मैंने जब पलटकर मौसी के कमरे की तरफ देखा तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही एक हल्की सी नज़र उस तरफ डाली तो मुझे बहुत ही हल्की सी एक झलक दिखाई दी, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और मेरा मन मचल उठा। मैं तुरंत ही शर्मा कर भागकर अपने कमरे में आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मौसी भी ना बिल्कुल पागल हैं, ये सब भी कोई दरवाज़ा खोल कर करता है। उन्हें कम से कम इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि वह दरवाज़ा बंद कर लें। फिर मुझे लगा कि शायद उन्हें शुरू से दरवाज़ा बंद करने की आदत नहीं होगी, क्योंकि अब तक तो वह घर में अकेली ही रहती आई थीं और इसीलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, जो भी हो, पर इन सब चीज़ों से मेरे मन में बुरी तरह से हलचल सी पैदा होने लगी थी और मुझे अपने मंगेतर आनंद की याद सताने लगी। मेरा दिल तो किया कि मैं आनंद को फ़ोन करूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि रात काफ़ी हो चुकी थी और फिर सुबह हमें टाइम पर ऑफिस भी पहुंचना होता है। इसीलिए मैंने अपने मन पर काबू किया और अपने आप को समझा बुझाकर चुपचाप सोने के लिए लेट गई। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठी और मौसा मौसी को जब सामने से देखा तो मेरे दिमाग में रात वाला पूरा वाक़या दोहराने लगा, जिसे सोच सोच कर मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी मौसा जी मुझसे कहने लगे, क्या हुआ रूपाली, तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। उनके इस बात से मैं बुरी तरह से चौंक गई। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने तुरंत ही बात पलटते हुए कहा कि नहीं, कुछ नहीं मौसा जी, बस ऐसे ही। फिर मैंने जल्दी से अपना नाश्ता किया और तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल ली। ऑफिस में भी बार बार मुझे वही सब याद आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि शादीशुदा लाइफ भी कितनी अच्छी होती है ना। अब मुझे बस इंतज़ार था तो अपनी शादी का। फिर कब ये कुछ महीने बीतें और मैं आनंद की दुल्हन बनकर उसके पास पहुंच जाऊं और बस हर वक्त मैं जिसे पसंद करती हूँ वह मेरे आसपास ही बना रहे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही आनंद ऑफिस में आया, मैं उसके पास शरारत करने के लिए पहुंच गई। वह मुझसे कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक लग रही हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैंने कल रात को क्या देखा। पहले तो मेरा मन किया कि मैं उसे बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं ये बताना सही रहेगा भी कि नहीं, क्योंकि मैंने वह सब कुछ जानबूझकर नहीं देखा था। वह तो बस सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी और वैसे भी किसी को भी इस तरह से देखना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। इसीलिए मैंने आनंद से बहाना बना दिया कि वह दरअसल आज मौसम बहुत अच्छा है। इसीलिए इसके बाद उस शाम हम दोनों एक साथ कॉफ़ी पीने गए और फिर मैं वापस मौसी के घर लौट आई। मैं मौसी मौसा जी के लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ मैं उन्हें कमरे में ही दे आती हूँ। मैंने दरवाज़ा नॉक करके जैसे ही कमरे में अंदर गई तो मैंने देखा कि मौसी की नौकरानी शिवानी
मौसा जी की अलमारी ठीक कर रही थी और मौसा जी वहीं बेड पर बैठे हुए अपना काम कर रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे वहाँ कमरे में देखते ही शिवानी तुरंत ही वहाँ से निकलकर चली गई। मैंने उस वक्त मौसा जी से तो कुछ भी नहीं कहा। उन्हें चुपचाप आइसक्रीम पकड़ाकर मैं वापस आ गई। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसी बाहर हॉल में बैठकर अपना कुछ काम कर रही थीं। मैंने उन्हें आइसक्रीम दी और फिर कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके मैंने मौसी से कहा कि मैं मानती हूँ कि आप अपने काम को लेकर बिज़ी रहती हैं, लेकिन इतनी भी बिज़ी नहीं होंगी कि आप अपने हस्बैंड के काम को किसी और से करवाएं। मेरी इस बात से मौसी थोड़ा हैरान हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि शिवानी आपके घर की नौकरानी है। घर का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ों तक तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपके कमरे में जो भी चीज़ें हैं या मौसा जी से जुड़े हुए जो काम हैं वह तो आप हैंडल कर सकती हैं ना। इस पर मौसी कहने लगीं कि अरे मेरे पास इस वक्त ज़्यादा काम था, इसीलिए मैंने ही शिवानी को बोला था कि वह तुम्हारे मौसा जी की अलमारी को ठीक कर दे। इसके बाद मौसी तो वापस अपना काम करने लगी, पर मैं यही सोचने लगी कि मुझे लगता है कि शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। जब मौसी को खुद इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। लेकिन ना जाने क्यों, पर मुझे ऐसा दिख रहा था कि मौसा जी के जो काम मौसी को करने चाहिए वह सारे के सारे शिवानी कर रही थी। कभी वह उनकी शर्ट में बटन टाँगती थी तो उनके कभी कपड़े आयरन करती थी, उनके जूते पॉलिश करके उनको पहनाती थी। इसके अलावा ज़्यादातर मैं अब नोटिस कर रही थी कि मौसी जब घर पर नहीं होती तब शिवानी उनके कमरे में ही बनी रहती। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि शिवानी मेरे मौसा जी के साथ अकेले उनके कमरे में हो, पर पता नहीं क्यों मौसी को तो इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत ही नहीं थी, या फिर वह कुछ ज़्यादा ही अपने काम में डूबी हुई थी कि उन्हें अपनी घर गृहस्थी का बिल्कुल होश ही नहीं था। उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारियां अपनी नौकरानी पर ही छोड़ रखी थी। यहाँ तक कि अपने पति की भी सारी जिम्मेदारी उन्होंने उसे ही दे रखी थी, पर वह यह बात समझ नहीं रही थी कि एक नौकरानी को इतना ज़्यादा अपने पति के करीब जाने देना कोई अच्छी बात नहीं थी। पर 2-3 बार मेरे टोकने के बावजूद भी उन पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उन्होंने कोई ना कोई बात घुमाकर मेरा ही मुंह बंद कर दिया था। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए कई बार जब मैंने शिवानी को मौसा जी के बहुत ज़्यादा करीब देखती थी तो उसे मैं टोक दिया करती थी और उसे दूसरे काम बता देती थी ताकि वह उनके आसपास से हट जाए। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मौसा जी भी मेरे मन में जो भी चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए वह मेरे शिवानी को टोकने से अक्सर सहम जाया करते थे। लेकिन एक मौसी ही थी जिनके कान पर कोई जूं ही नहीं रेंग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी मौसी को हो क्या गया है। मेरे पास जब माँ का फ़ोन आया तो 1-2 बार तो मेरा जी चाहा कि मैं उनसे ये बात कहूँ ताकि वह मौसी को समझाएं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं मौसी ये ना सोचे कि मैं उनकी चुगली माँ से कर रही हूँ और छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ। बस यही सब सोचने के बाद फिर मैंने माँ से कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह से एक रात जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मुझे फिर से मौसी के कमरे से ठीक उसी तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं मौसी के कमरे में झांक कर बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को जो काम नहीं करना चाहिए वह तो वह ज़रूर ही करता है। और इसीलिए जब मैं किचन से बाहर निकली तो ना चाहते हुए भी मेरी नज़र अपने आप ही उनके कमरे की तरफ गई और आज भी उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने आज अंदर देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि आज मुझे हल्की सी झलक नहीं बल्कि पूरा साफ दिख रहा था। और जो सामने शख्स था वह मेरी मौसी नहीं बल्कि उनकी नौकरानी शिवानी थी। मेरे तो हाथ पैर कांपने से लगे थे और पसीना आने लगा। मैं यही सोचने लगी कि शिवानी मौसी के कमरे में इतनी रात में ये सब क्या कर रही है, और क्या वह मौसा जी हैं या फिर कोई और फिर मेरी मौसी कहाँ गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा।
यही सब सोचते हुए मैं यहाँ वहाँ मौसी को देखने लगी। तभी मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ पर छत की रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि क्या मौसी छत पर हैं। यही सोचती हुई मैं छत पर पहुँची तो वहाँ पर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वाकई में मेरी मौसी छत के झूले पर लेटी हुई थीं। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी अभी देखा वह बिल्कुल सच था। मेरी मौसी तो मौसा जी के साथ थी ही नहीं, बल्कि मौसा जी के साथ तो इस वक्त शिवानी थी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं तुरंत ही भागकर एक बार फिर से मौसी के कमरे के पास गई। पर जैसे ही मैं वहां पहुंची तो वहां तो कमरे का दरवाज़ा बंद था और दरवाजे के नीचे से कमरे में लाइट जलने की वजह से जो रोशनी आई थी वह भी अब बंद थी। यानी कमरे में बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। मैं तुरंत ही दौड़कर शिवानी के कमरे की तरफ गई और जब मैंने बहुत ही हल्के हाथ से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह तो बड़े ही आराम से अपनी माँ के साथ सो रही थी। अब तो मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्या हो गया है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं यही सोचने लगी कि क्या मैं शिवानी को लेकर इतना ज़्यादा शक कर रही हूँ कि अब मुझे इस तरह की चीज़ें सामने से दिखने लगी हैं। कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा है वह वाकई में सच था या फिर झूठ। क्या उस दिन मैंने जो कुछ मौसी के कमरे में देखा था वही सब आज मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन क्योंकि मैं शिवानी को लेकर शक करती रहती हूँ इसीलिए मुझे शिवानी दिख रही थी। लेकिन फिर मौसी तो छत पर ही लेटी हुई थी। फिर वह सब क्या था? मेरे दिमाग में इतनी उलझन पैदा हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने खुद को बहुत अच्छे से समझाया और चुपचाप लेट कर सो गई। पर सुबह जब मैं उठी तो मेरी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थीं क्योंकि मैं ठीक से सो ही नहीं पाई थी। मौसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि वो काम के स्ट्रेस की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आई, बस इस वजह से आंखें सूजी हैं। पर रात में मुझे जो भी दिखा था चाहे वह वहम था या सच्चाई, पर वह पूरा वाकया मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। ऑफिस पहुंची तब भी मैं बहुत परेशान थी। आनंद ने भी मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मैं आज इतना उलझन भरी नज़र क्यों आ रही हूँ। पहले तो दिल चाहा कि मैं उसे बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं इतना ज़्यादा अपने मौसा जी और उनकी नौकरानी पर शक कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ अपनी आँखों से वह सब रियल लगने लगा और कहीं आनंद मुझे पागल ना समझने लगे। इसीलिए मैंने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा, पर मैंने खुद को समझाया कि अब मैं मौसा जी और शिवानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि जब मौसी को इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं अपना दिमाग इतना क्यों चला रही हूँ कि इस तरह का पागलपन मेरे जहन में आने लगे। इधर अभी 2-3 दिन ही बीते थे कि एक रात मैं जब किचन में फिर से पानी पीने के लिए गई तो उस दिन भी मैंने वही नज़ारा देखा जो अभी कुछ दिन पहले देखा था। मैंने तुरंत ही अपनी आंखों को मला और एक बार फिर से ध्यान से जब मौसी के कमरे में देखा तो मुझे शिवानी ही नज़र आई। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उस वक्त मैं उसे जिस तरह से देख रही थी मेरी तो जैसे सांसें ही थम चुकी थीं। मैंने अपने आप को हल्के थप्पड़ भी मारे ताकि मैं ये महसूस कर सकूं कि मैं ये सच देख रही हूँ या फिर कोई वहम है। पर वह मेरा वहम नहीं था। मेरे सामने शिवानी ही थी जो मौसा जी के साथ थी। मैं तुरंत ही मौसी को ढूंढने के लिए इधर उधर भागी। तभी मुझे याद आया कि उस दिन भी मैंने मौसी को छत पर देखा था। इसीलिए मैं तुरंत दौड़कर छत पर गई, पर छत पर आज मुझे मौसी कहीं भी नज़र नहीं आई। इसीलिए मैं वापस नीचे आने लगी, पर जैसे ही मैं वापस आने के लिए पलटी तभी मुझे मौसी के स्लीपर्स छत पर बने हुए कमरे के बाहर उतरे हुए नज़र आईं। और जब मैं कमरे में गई तो मौसी वहीं पर लेट कर सो रही थी। मैंने उन्हें झकझोरते हुए उठाया और उनसे कहा कि आप यहाँ पर इतने आराम से सो रही हैं और आपको खबर भी है कि आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं। मौसी मुझसे कहने लगी कि आखिर बात क्या हो गई है और तुम इतनी बदहवास क्यों हो। मैंने कहा कि अगर आप वह देखेंगी जो मैं अभी अभी देख कर आ रही हूँ
तो फिर आप भी मेरी तरह ही बदहवास हो जाएंगी और आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। मैंने आपको अब तक कितनी बार टोका, लेकिन आप तो बस हर बार कोई ना कोई बात करके मेरा मुंह बंद करवा देती थी। आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह शिवानी मौसा जी के करीब जाने की कोशिश कर रही है, पर आपको तो बस ये लग रहा था कि नहीं, वह नौकरानी है तो बस वो तो आपका हुक्म बजा रही है, जबकि मुझे साफ दिख रहा था कि उसका इरादा कुछ और ही है। पर आप तो ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं, और आप चलकर खुद अपनी आंखों से अभी देखिए कि आज वह क्या कर रही है। बल्कि आज ना जाने कितने ही दिनों से वह ये सब करती आ रही होगी। मैंने तुरंत ही मौसी का हाथ पकड़ कर खींचा और उन्हें नीचे की तरफ ले जाने लगी, लेकिन तभी मौसी ने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। वह कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मौसी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। मैंने उनसे कहा कि आप समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? क्या आपको अभी भी मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही? वहाँ वह शिवानी मौसा जी के साथ है, इसका मतलब समझती हैं आप? वह आपकी जगह है। क्या आप पागल हो चुकी हैं जो आपको अभी भी मामले की गंभीरता नहीं दिख रही? मौसी मुझसे बोली कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगी कि जाओ और चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। मैंने मौसी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने पति को किसी और औरत के साथ इतने आराम से कैसे बांट सकती हैं? मैंने उनसे गुस्से में कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगी। और मैं जैसे ही आगे बढ़ी, मौसी ने एक बार फिर से मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और वह बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते मुझसे कहने लगी कि तुम भी अब वहाँ नहीं जाओगी और कुछ भी नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम है। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मैंने उनसे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको हो क्या गया है? मेरा इतना कहना था कि मौसी बुरी तरह से रोने लगी। वह कहने लगी, रूपाली, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस जाल में फंस चुकी हूँ। मैं अब कहीं की भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा, क्या मौसा जी आपको धोखा दे रहे हैं? इस पर मौसी ने अपना सिर इनकार में हिला दिया। मैंने कहा, तो फिर आखिर बात क्या है? वह कहने लगी कि मैं वह सब तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस सब से दूर रहो। जो जैसा चल रहा है चुपचाप वैसा चलने दो। मैंने मौसी को अपनी कसम खिलाते हुए कहा कि अगर आपने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं कल सुबह ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी भी दोबारा पलटकर आपको मुंह भी नहीं दिखाऊंगी। मेरी इस बात से मौसी बुरी तरह से शॉक्ड रह गईं। फिर वह कहने लगी कि देखो रूपाली, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मौसी इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैंने कहा, अगर मेरी मौसी मुझे अपना मानती हैं तो मुझे अपनी मुसीबत का हिस्सा बनाएंगी ताकि मैं उसकी मुसीबत दूर कर सकूं। मौसी कहने लगी कि ये मुसीबत कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप एक बार मुझे अपनी परेशानी बताकर तो देखिए। इसके बाद मौसी ने कहा कि आज से कुछ महीनों पहले की बात है। तुम्हारे मौसा जी को उन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया था उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो चुका था और उन्होंने जो शेयर खरीदे थे वह भी काफ़ी नीचे चले गए थे, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और धीरे धीरे वह डिप्रेशन का शिकार होने लगे, जिससे उन्होंने हद से ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वह भी सारी बिक गई, क्योंकि तुम्हारे मौसा जी ने अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए काफ़ी सारा लोन ले रखा था, जिस वजह से हम कर्ज में डूबते चले जा रहे थे। और इधर मेरी सैलरी भी बस इतनी ही थी कि जिससे घर ही ठीक ठाक चल सके। इस बीच मुझे अपने ऑफिस के काम की वजह से शहर से 2 दिन के लिए जाना पड़ा और जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि तुम्हारे मौसा जी फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने उनसे जब उनके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे जो वजह बताई उससे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। उन्होंने मुझे पहले तो कुछ तस्वीरें दिखाईं। उन तस्वीरों में उनके साथ में शिवानी थी
और वह जिस हालत में थे उसे देखकर मैं समझ चुकी थी कि आखिर मेरी पीठ के पीछे क्या हो चुका था। मैंने तुम्हारे मौसा जी को बहुत खरी खोटी सुनाई और 2-4 थप्पड़ भी जड़े कि उन्होंने मेरी पीठ के पीछे मेरे साथ धोखा किया, पर वह हाथ जोड़कर मुझे बार बार माफ़ी मांग रहे थे। वह कहने लगे कि मैं ये सब कब किया, कैसे किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि मुझे किसी भी बात का एहसास ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे मौसा जी से कहा करती थी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर रही थी कि इतनी ज़्यादा शराब पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये नशा आपसे वह सब करवा देता है जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और देखो आज इसका नतीजा क्या हुआ। फिर तुम्हारे मौसा जी ने बताया कि शिवानी और उसकी माँ ने इन तस्वीरों को खींच लिया है और वह अब मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। वह लोग इस सब के बदले में 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 50 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उस वक्त 50 लाख तो छोड़ो, हम लोग 2 लाख रुपए भी अरेंज करने की स्थिति में नहीं थे। पहले तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इधर शिवानी की माँ हमारे घर आ गई और हमें पुलिस की धमकी देने लगी। कहने लगी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने उन्हें उनकी मुँह मांगी रकम नहीं दी तो वह तस्वीरें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हारे मौसा जी को जेल हो जाएगी। जेल का नाम सुनते ही मेरे और तुम्हारे मौसा जी दोनों के ही होश उड़ चुके थे। वह बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मैं कुछ भी करके उन्हें इस मुसीबत में से बचा लूं। जो भी हो, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। भले ही उन्होंने मुझे धोखा दिया था, लेकिन वह उसकी मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और बार बार कह रहे थे कि वह उन्होंने जो कुछ भी किया वह नशे की हालत में किया, उनका कोई भी गलत इरादा नहीं था। इधर मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं तुम्हारे मौसा जी को तलाक दे दूं, लेकिन फिर मुझे अपने बेटे आर्यन का ख्याल बार बार आता था कि अगर मैंने तलाक ले लिया तो मेरे बेटे के भविष्य और उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है जिन बच्चों के माँ बाप का तलाक हो जाता है वह बच्चे बेचारे एक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरते हैं और मैं अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए मैंने सारे हालातों से समझौता कर लिया। हमारे पास तो अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं बची थी जिसे बेचकर हम शिवानी की माँ की शर्त को पूरा कर पाते। तुम्हारे मौसा जी ने इस सब से अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझसे कहा कि हम ये बंगला बेच देते हैं, जिससे इस मुसीबत से हम बच जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बंगला बेच देते हैं तो हम सड़क पर आ जाते और फिर तो हमारे सर से छत ही छिन जाती। फिर हम लोग कहाँ जाते, और इस महंगाई के दौर में किराए पर रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने सोचा कि मैं एक बार शिवानी की माँ से बात करके देखती हूँ। इसीलिए हम जब उसके घर बात करने के लिए गए और अपनी पूरी स्थिति बताई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि वह हमसे कुछ कम पैसे ले ले, तो उसने हमारे सामने जो शर्त रखी उससे हम दोनों पति पत्नी दंग रह गए। शिवानी की माँ ने कहा कि अगर हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, वह हमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे मौसा जी को शिवानी से शादी करनी पड़ेगी। शिवानी की माँ की इस शर्त ने हमें हिला कर रख दिया था। तुम्हारे मौसा जी ने तो साफ इनकार कर दिया कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने ठान लिया कि वह अब इस बंगले को बेचकर इस रकम को चुकाएंगे और ये इस सब से अपनी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन मुझे फिर यही ठीक लगा कि अगर तुम्हारे मौसा जी शिवानी से शादी कर लेते हैं तो हमारे सर पर जो भी तलवार मुसीबत की लटक रही है वह हट जाएगी और हमारा घर भी नहीं जाएगा। इस वजह से मैंने तुम्हारे मौसा जी और शिवानी की शादी मंदिर में करवा दी और तब से शिवानी और उसकी माँ यहाँ हमारे घर पर ही रह रहे हैं। और तुम मुझसे बार बार कहती थी ना कि शिवानी मौसा जी के इतना करीब जाती है और मुझे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अब असल मायने में शिवानी तुम्हारे मौसा जी की पत्नी है और तुम्हारे मौसा जी ने उसके साथ जो भी किया उससे मेरे दिल में अब उनकी जगह बहुत ही कम हो गई है। इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह आदमी क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। मौसी की पूरी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी।
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ हो गया। मैंने मौसी से कहा कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो मौसी कहने लगी कि क्या बताती, ये कि तुम्हारे मौसा जी का चरित्र खराब है। मैंने मौसी से कहा कि लेकिन आप 100% ये बात कैसे कह सकती हो कि मौसा जी ने शिवानी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया ही था। आपने सिर्फ तस्वीरें ही तो देखी, और फिर मौसा जी जब खुद कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं क्योंकि वह बहुत नशे में थे, तो फिर आपने शिवानी की बात पर यकीन कैसे कर लिया? क्या आपने उन दोनों की कोई जांच कराई थी? मौसी कहने लगी कि जांच करने का मतलब ये था कि खुद ही पुलिस को दावत देना, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं थी। पुलिस से बचने के लिए ही तो मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, और फिर मैं भला जांच क्यों करवाती? मैंने मौसी से कहा कि तो फिर मुझे वह तस्वीरें दिखाइए। मैंने जब मौसी के फ़ोन में मौसा जी की और शिवानी की वह तस्वीरें देखी तो मुझे उन्हें देखकर साफ ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई भी आराम से किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर सकता है। मैंने मौसी से कहा कि आपने इन तस्वीरों पर यकीन कैसे कर लिया? मौसी कहने लगी कि मतलब? फिर मैंने उन्हें अपने साथ लेटने को बोला और ठीक जैसे वह तस्वीर थी वैसे ही अपने ऊपर कंबल डालकर मौसी को दिखाया और उनसे कहा कि ऐसे तो मैं भी आपके साथ एक झूठी तस्वीर खींच सकती हूँ। आप खुद इस तस्वीर में देखिए कि मौसा जी आराम से सो रहे हैं, तो ऐसे तो कोई किसी के भी साथ जब वह नींद में सो रहा हो फोटो खींचकर दिखा सकता है और सामने वाले के दिमाग में ये भ्रम डाल सकता है कि उनके बीच कुछ हुआ है। मैंने कहा क्योंकि मैं भी मौसा जी को काफ़ी सालों से जानती हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरे मौसा जी की नज़र में कोई खोट है। मौसी बोली कि तुम नहीं जानती रूपाली, ये नशा बहुत बुरी चीज़ होती है। ये दिमाग को इस कदर ख़राब करवा देती है कि इंसान कुछ भी कर गुजरता है। मैंने कहा मैं मानती हूँ कि आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन फिर भी जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। मौसी ने कहा कि लेकिन अब इस सब में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है, इसीलिए जो जैसा है चुपचाप वैसा बना रहने दो। मैंने मौसी से कहा कि आपको जो करना था वह आप कर चुकी हैं और अब मुझे जो करना है वह मैं अपने तरीके से करूँगी और इस सब में आप कुछ भी नहीं बोलेंगी। मुझे वह शिवानी शुरू से ही बहुत डाउटफुल लगती थी और अब जब उसकी सच्चाई मेरे सामने खुल चुकी थी तो अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस सब में ज़रूर कोई बहुत बड़ा गोलमाल है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने मंगेतर आनंद को इन सब बातों के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर आनंद भी पूरी तरह से दंग रह गया। वह कहने लगा कि मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि एक मामूली सी नौकरानी इतना ज़्यादा दिमाग रखती है कि इतनी बड़ी चाल चल सके। फिर आनंद ने कहा कि लेकिन अगर वह खुद अपने मुंह से ये कबूल कर ले कि उसने मौसा जी को झूठा फंसाया है तो हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। मैंने आनंद से कहा कि लेकिन आखिर ये कैसे होगा कि वह खुद ही अपने किए को अपने मुंह से कबूल करे। इसके बाद आनंद और मैं बहुत देर तक सोचते रहे। फिर आनंद ने मुझे एक प्लान बताया जो वाकई में मुझे कारगर लग रहा था। मैंने उससे कहा तो फिर जल्द ही हमें अपनी इस प्लानिंग को शुरू करना चाहिए। अगले ही हफ्ते आनंद मौसा जी के घर आया, मेरा मंगेतर बनकर नहीं बल्कि उनके पड़ोसी बनकर। मैंने मौसा जी को भी साफ साफ पहले ही बोल दिया था कि वह आनंद को बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे, बल्कि ऐसे ही दिखाएंगे कि जैसे उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। उन्होंने भी मेरी इस बात में हामी भरती थी। आनंद जब घर आया तो उसने सबके सामने यही बोला कि वह हमारा नया पड़ोसी है और 2 दिन पहले ही लंदन से लौटा है और उसने हमारे बंगले के सामने वाला बंगला खरीदा है। वह यहाँ पर नया है, किसी को भी नहीं जानता, इसीलिए पड़ोसी होने के नाते और बंगलो खरीदने की खुशी में वह हम लोगों को मिठाई खिलाने के लिए आया है। आनंद ने शिवानी और उसकी माँ के सामने बिल्कुल इस तरह से दिखाया कि वह एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद है और उसके पिता का देहांत कुछ महीनों पहले ही हो गया था और इसीलिए अब वो यहाँ का सारा बिजनेस अकेले संभालने के लिए वापस इंडिया आ चुका है। उसकी माँ
काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी है और अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, ताकि ये सब सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाएं। आनंद ने मौसा जी से कहा कि उसे एक भरोसेमंद नौकरानी की ज़रूरत है जो उसके घर का सारा काम संभाल सके, क्योंकि वह यहाँ पर नया है और किसी को भी नहीं जानता, तो वो किसी को भी यूं ही अपने घर पर नहीं रख सकता। उसे कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए। इस बात पर मौसा जी के बोलने से पहले ही शिवानी की माँ ने कहा कि उनकी बेटी शिवानी मौसा जी के यहाँ पर काफ़ी सालों से काम कर रही है और वह आनंद के घर पर भी आराम से काम कर सकती है। शिवानी की माँ ने मेरी प्लानिंग को और भी ज़्यादा आसान कर दिया था। मैं जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ और अगले ही दिन से शिवानी ने आनंद के घर जाना शुरू कर दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि ये माँ बेटी ज़्यादा पैसा देखकर लालच में आ जाएंगी और तुरंत ही अपना शिकार बदलेंगी, और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने जैसे ही देखा कि अब एक करोड़पति NRI लड़का उनकी झोली में खुद ही आ गिरने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें। मौसा जी के घर के सामने वाले बंगलों को हम लोगों ने पहले ही किराए पर ले लिया था, क्योंकि हमसे पहले भी वहाँ पर कुछ लोग किराए पर ही रहते थे। हमने उस बंगलों में जगह जगह कैमरे लगा दिए थे। इधर शिवानी की माँ ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अब उसे आनंद को अपने जाल में फंसाना है और शीशी में उतारना है, और शिवानी ने ठीक वैसा ही करना भी शुरू कर दिया था। वह छोटी छोटी चीज़ों में आनंद के हद से ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करती रहती थी, और इधर आनंद भी उसे खूब मौके दे रहा था ताकि उसे भी ये इशारा मिल जाए कि वह जो आनंद से चाहती है आनंद भी उससे वही चाहता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था और अब आनंद और शिवानी एक दूसरे से खूब खुलकर हंसी मजाक करने लगे थे और खूब बातें करते थे। आनंद ने एक तरह से शिवानी को अपनी दोस्त बना लिया था और हद से ज़्यादा उनके बीच करीबी आ चुकी थी। इसीलिए अब शिवानी का ध्यान मौसा जी पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब उसे अपना नया मकसद मिल चुका था और अब वह वक्त आ चुका था जब हम अपने प्लान को अंजाम देते। जो भी दिन आनंद ने शिवानी के साथ बिताए थे उनमें उसने शिवानी को एक हाई लाइफ स्टाइल की ऐसी लत लगवा दी थी कि अब उसे वह सब कुछ पसंद आने लगा था। आनंद अक्सर शिवानी को अपने साथ पार्टीज़ में और क्लबों में लेकर जाने लगा और उसने उसे शराब पीना भी सिखा दिया था। ये सब शिवानी को बहुत पसंद आने लगा था। इसीलिए प्लान को अंजाम देने वाले दिन आनंद ने शिवानी को अपने पास बिठाया और दोनों ने जमकर शराब पी। हालांकि उस वक्त शराब सिर्फ शिवानी पी रही थी, आनंद सिर्फ शराब को पीने का नाटक कर रहा था। इसके बाद आनंद ने शिवानी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये देखकर शिवानी खुशी से फूली नहीं समाई। वह कहने लगी कि मैं खुद तुमसे दिल ही दिल में बहुत प्यार करने लगी थी। पर आनंद ने कहा कि लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, फिर हम दोनों शादी कैसे करेंगे। शिवानी ने कहा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इसके बाद आनंद ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुमसे एक पल की भी दूरी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। इसके बाद आनंद ने बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हुए शिवानी के सामने कहा कि तुम्हें पता है मेरे पापा एक करोड़पति इंसान हैं, लेकिन वह मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरी माँ तो काफ़ी सालों पहले मर चुकी थी और वह किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहते थे और उसके बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहते थे। लेकिन मैं ये सब नहीं होने दे सकता था और इसीलिए मैंने फिर एक दिन अपने पिता को, जब वह शराब के नशे में थे, उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारे हो गए और ये जायदाद अपने आप ही मेरे नाम हो गई। आनंद कहने लगा कि ये शराब भी बहुत काम की चीज़ है, ये बड़े से बड़े काम को आसान कर देती है। जब शिवानी ने आनंद के मुंह से ये बात सुनी तो शिवानी खुद कहने लगी कि ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि शराब वाकई में बड़े से बड़े काम आसान कर देती है। फिर शिवानी ने कहा कि मैं भी तुम्हें आज एक बात बताऊं, मैंने भी इसी तरह से एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया था। शिवानी ने कहा कि मैं जिस मालिक के यहाँ पहले काम करती थी उस इंसान को भी शराब पीने की बहुत बुरी लत थी
और इस बात का मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने उसकी शराब में नशे की गोलियां मिला दी, जिससे वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। और फिर मैंने उसके साथ अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली जिससे उसे ये लगे कि उसने नशे की हालत में मेरे साथ कुछ गलत किया है। और फिर मैंने उसे ब्लैकमेल किया और वह बेवकूफ़ मेरी बात भी मान गया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ निकली कि उसने पुलिस के डर की वजह से इस बात की जरा सी भी जांच परख नहीं की कि मैं जो भी कह रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। और आंख मूंद कर मेरी हर एक बात पर उन दोनों पति पत्नी ने यकीन कर लिया। और फिर वह मुझे अपने पति की शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने भी उसके पति से ये सोचकर शादी कर ली कि कम से कम मैं एक आलीशान जिंदगी तो जी सकूंगी। लेकिन अब तुम मुझे मिल गए हो, और सच कहूँ तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, इसीलिए मैं अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़ दूंगी। आनंद ने तुरंत ही शिवानी को झूठा दिखावा करते हुए गले से लगा लिया और कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अब सिर्फ मेरी बनकर रहो। इसके बाद अगले दिन ही शिवानी ने घर जाकर मौसा जी को तलाक के कागज पकड़ा दिए। मौसा जी भी दंग रह गए थे कि शिवानी उन्हें अपनी मर्जी से तलाक दे रही थी। मौसा जी ने मौका अच्छा देखते हुए शिवानी को तलाक दे दिया। शिवानी की माँ भी बहुत खुश थी कि अब उन्हें घर बैठे बिठाए एक करोड़पति दामाद मिल गया, और अब तो हद से ज़्यादा आलीशान जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। इधर जैसे ही शिवानी खुशी खुशी आनंद के बंगले की तरफ जाने के लिए मुड़ी कि तभी आनंद और मैं पुलिस लेकर मौसा जी के घर पहुंच गए थे। उन दोनों को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ ये क्या हुआ। उसके बाद मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह से हमने भी उनके साथ वैसा ही धोखा किया जैसा उन्होंने मेरी मौसी और मौसा जी के साथ किया था। शिवानी बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी और आनंद से कहने लगी कि वह उसे बहुत प्यार करती है। मैंने उसे तुरंत ही एक झटके से आनंद से दूर किया और मैंने उसे बोला कि ये कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं, और ये तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है, क्योंकि आनंद मेरा मंगेतर है। ये सुनकर शिवानी की दिमागी हालत खराब होने लगी। वह कहने लगी कि लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। शिवानी की माँ भी बुरी तरह से बौखला गई। उसके बाद हमने पुलिस को वह पूरा वीडियो दिखा दिया जिसमें शिवानी ने खुद अपने मुंह से यह कबूल किया था कि किस तरह से उसने मेरे मौसा जी को झूठे इल्जाम में फंसाया, और फिर पुलिस में पकड़वाने का डर दिखाकर किस तरह से उन्हें पहले तो पैसों से ठगने की कोशिश की, और जब पैसे नहीं मिले तो उनसे शादी कर ली, और फिर उन्हें अपने हाथ की कठपुतली इस कदर बना दिया था कि वह अपनी मन मर्जी के हिसाब से मौसा जी का हर तरह से इस्तेमाल करती रहती थी। और मौसा जी भी कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि जब भी वह शिवानी से उसकी इच्छा ना पूरी करने के लिए कहते थे तो शिवानी उन्हें बात बात पर यही धमकी देती थी कि अगर मौसा जी ने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया तो वह अगले दिन ही पुलिस में जाकर उन लोगों की वह तस्वीरें दिखा देगी। पुलिस शिवानी और उसकी माँ को पकड़कर ले गई। मौसी और मौसा जी दोनों ने ही मुझे और आनंद को बहुत बहुत शुक्रिया कहा। वह दोनों कहने लगे कि अगर आज हम ना होते तो शिवानी शायद ही है जो सीधी तरह से मौसा जी को अपनी मर्जी से तलाक देती, और उसका जो झूठ था वह हमारे सामने आता नहीं। मैंने मौसी से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पूरी सच्चाई जाने बिना कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन आपने तो अंधाधुंध उस लड़की पर विश्वास कर लिया। मौसी ने मौसा जी से तुरंत ही माफ़ी मांगी, लेकिन मौसा जी ने भी मौसी से माफ़ी मांगी और कहा कि तुमने मुझे ना जाने कितनी बार शराब से दूर रहने के लिए कहा था, पर मैंने तुम्हारी बात एक बार भी नहीं मानी, और फिर देखो उसका ही ये नतीजा निकला कि मुझे और तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। मौसा जी ने मौसी से वादा किया कि वह आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। आज मौसा जी और मौसी एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और मौसा जी ने अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए दुगनी मेहनत करना भी शुरू कर दिया है, और मेरी आनंद से शादी हो गई है, और मैं भी अब वह ज़िंदगी उसके साथ जी रही हूँ जो हमेशा से मैं जीना चाहती थी।
तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।